नमस्कार दोस्तों। तो आज का हमारा टॉपिक है मौर्योत्तर काल के बाद जो वंश आते हैं, शुंग वंश, कण्वहन और सातवाहन वंश। इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत ही शॉर्ट में पढ़ेंगे और जो ऑब्जेक्टिव यहाँ से बनते हैं उनको हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो मौर्य वंश एक बहुत बड़ा वंश था। इसमें महाप्रतापी शासक हुए जैसे चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त और अशोक जैसे शासक। इसके जो पतन के बाद जो वंश आते हैं, शुंग वंश, कण्वंश और सातवाहन वंश। ये जो वंश कहलाते हैं ब्राह्मण वंश भी या ब्राह्मण साम्राज्य के नाम से भी जाने जाते हैं। परंतु ये जो वंश आए मौर्य साम्राज्य के समान अपना साम्राज्य का विस्तार नहीं कर पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं शुंग वंश से। तो शुंग वंश की जो बात की जाए तो मौर्य वंश का जो अंतिम शासक था वो था बृहदत्त, और बृहदत्त की हत्या इसके अपने सेनापति पुष्यमित्र शुंग द्वारा 185 बीसी में कर दी गई थी तथा इसने जो है शुंग वंश की स्थापना की। और ये था एक ब्राह्मण था। और ब्राह्मण साम्राज्य से 3 वंश हैं, शुंग वंश, कण्वहन और सातवाहन वंश। तो जब इन्होंने शुंग वंश की स्थापना की तो अपनी राजधानी विदिशा को बनाया। पतंजलि जो थे पुष्यमित्र के दरबार में रहते थे। या ऐसा पूछा जा सकता आपसे कि पतंजलि किसके समकालीन थे, तो पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे। पुष्यमित्र शुंग द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ भी करवाए गए थे जो उन्होंने पतंजलि से करवाए थे। क्यों करवाए थे? क्योंकि मौर्य वंश जो था इसके काल में बौद्ध धर्म और जैन धर्म को काफ़ी प्रचार या प्रसार मिला था। तो कहीं ना कहीं ब्राह्मण धर्म या वैष्णव धर्म जो था पीछे छूटता जा रहा था तथा ब्राह्मण धर्म को आगे बढ़ाने के लिए या वैष्णव धर्म का उत्थान करने के लिए इन्होंने 2 अश्वमेध यज्ञ भी करवाए थे। नेक्स्ट यहाँ से पूछा जाता है कि पुष्यमित्र ने मिनांडर जो कि हिंदू यूनानी था उसको इन्होंने पराजित किया था। पुष्यमित्र के बाद जो अगले शासक आए इनके पुत्र अग्निमित्र आए। अग्निमित्र से एक ही ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है आपसे कि मालविका अग्निमित्र का संबंध किससे है, तो वो अग्निमित्र से ही है। और मालविका अग्निमित्र की जो रचना की थी कालिदास ने की थी। और इसमें जो कालिदास ने बताया तो मालविका और अग्निमित्र के प्रेम विवाह के बारे में इन्होंने बताया है। कालिदास जो थे गुप्त काल में थे ये, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में थे ये या उनके समकालीन ये राइटर थे। इन्होंने जो मालविका अग्निमित्र की रचना की थी वो गुप्त काल में की थी। नेक्स्ट यहाँ से पूछा जा सकता है आपसे कि स्तूपों में जो पाषाण की रैलिंग हुआ करती थी वो पहले लकड़ी की हुआ करती थी, लेकिन शुंग वंश के आने के बाद इन्होंने इस रैलिंग को पत्थरों का बनाया। वैष्णव धर्म का उत्थान काल था ये, क्योंकि इसमें ब्राह्मण धर्म को उत्थान मिला था। मनुस्मृति की रचना जो हुई थी इसी वंश के दौरान हुई थी। या आपसे यूँ भी पूछा जा सकता है कि मनुस्मृति की रचना किसने की थी, तो ऋषि मनु ने की थी। और इसमें जो है सामाजिक कानूनी व्यवस्था का वर्णन है। इस वंश के जो अंतिम शासक थे वो थे देवभूति, और देवभूति की हत्या इनके अपने सेनापति ने कर दी थी जैसे कि बृहदत्त की थी। तो अगले वंश जो आता है कण्व वंश आता है। तो देवभूति की हत्या जो की थी वासुदेव ने की थी जो कि इसके सेनापति थे। और यहाँ से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव नहीं बनते हैं। इसके अंतिम शासक से सुशर्मा थे और इनका जो शासन था सिर्फ पाटलिपुत्र तक ही सीमित रह गया था। तथा नेक्स्ट जो वंश आया वो आया सातवाहन वंश। सातवाहन वंश जो था प्राचीन भारत का एक महान राजवंश था। इसके जो संस्थापक थे सिमुक थे। तो स से सातवाहन, स से सिमुक, ऐसे आप याद रख सकते हैं। सातवाहन वंशों की राजधानी थी प्रतिष्ठान में जो कि महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में पड़ता है। कृष्णा और गोदावरी क्षेत्र के बीच में ये पड़ता था और महाराष्ट्र और कुछ आंध्र प्रदेश का एरिया पड़ता था। प्रमुख शासक जो हुए वो हुए गौतमीपुत्र सातकर्णी। संस्थापक थे सिमुक और प्रमुख शासक गौतमीपुत्र सातकर्णी। सबसे ज़्यादा यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि भूमिदान की प्रथा किसने शुरू की थी, तो ये की थी सातवाहनों ने। इन्होंने सबसे पहले ब्राह्मणों को और बौद्ध भिक्षुओं को भूमिदान में देने की प्रथा शुरू की थी। जैसे ये ब्राह्मणों को यज्ञ या हवन या पूजा पाठ के लिए भूमि को दान में दिया करते थे। और इसका जो प्रमाण मिला वो मिला नानाघाट अभिलेख से। जैसे भूमि प्राप्त करने वाला ब्राह्मण
पहली बार इतनी भूमि प्राप्त कर लेता था, दूसरी बार में इतनी, तीसरी में इतनी, तो इसका कुछ एरिया बन जाता था। तो यहाँ से जो लगान या कर वसूल हुआ करता था वो राजा ही रखा करता था। तो इसके कारण जो व्यवस्था शुरू हुई उस व्यवस्था को कहा गया सामंती व्यवस्था। मतलब राजा के अधीन राजा। राजा तो सेंटर में हुआ ही करता था, परंतु यहाँ का जो लगान वसूल करता था वो करता था ब्राह्मण या भूमि प्राप्त करने वाला व्यक्ति। नेक्स्ट यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि शीशे के सिक्के सबसे पहले किसने चलाए? तो ये चलाए थे सातवाहनों ने। स से सीसा, स से सातवाहन। और इन्होंने और भी सिक्के चलाए जैसे चांदी, तांबे, पोटीन और कांसे के। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं। सामंत व्यवस्था सातवाहनों ने चलाई, स से सामंत, स से सातवाहन। शीशे से सिक्के के सिक्के सातवाहनों ने चलाए, स से सीसा, स से सातवाहन। तो ऐसा आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट जो यहाँ मैं आपको बताता हूँ कि सातवाहन साम्राज्य की राज्य की भाषा थी प्राकृत भाषा थी, और लिपि जो थी ब्राह्मी लिपि थी। अमरावती कला का विकास जो हुआ सातवाहन वंश के दौरान ही हुआ। और यहाँ सातवाहन वंशों का जो समाज था वो था मातृसत्तात्मक। इससे पहले सिंधु घाटी सभ्यता में भी समाज जो था मातृसत्तात्मक था। इसमें क्या होता है कि राजाओं का नाम उनकी माता के नाम पर रखने की ये प्रथा होती थी, जैसे गौतमीपुत्र सातकर्णी। लेकिन राजकुल जो होता था वो था पितृसत्तात्मक, कि राजा जो बनते थे पुरुष ही बनते थे। सातवाहन वंश के द्वारा अजंता और अलोरा की गुफाओं का निर्माण किया गया था।